हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसको हम राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र से सॉल्व करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस बुक को कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि इस बुक के PDF या सारे जो वीडियो हैं मैं वो आपको एक साथ दे दूँ, तब भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसकी जो लिंक है वो दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हमारा प्रश्न पत्र है 2008 का, जो कि जून में हुआ था। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारों से महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शांति पर्व, जो कि शासन के सिद्धांतों से संबंधित है। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति और मंत्री परिषद, कर व्यवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीतिक विचारों के अध्ययन का महाभारत एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शांति पर्व में राजा के कर्तव्य और शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनैतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं? तो इनके राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक बताया है इन्होंने। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला, आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया है। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया है। यथार्थवादी विचारक रहे हैं और संविधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि राजनीतिक शासन को गैर नैतिक होना चाहिए? तो यह मैकियावेली के द्वारा कहा गया था। मैकियावेली के अनुसार राजा को साम, दाम, दंड, भेद चारों उपायों का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। इसमें शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर क्रूरता का प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। राजनीतिक दायित्वों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह TH ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ग्रीन के बारे में कहा जाता है कि यह केवल दार्शनिकों का राजा ही नहीं बल्कि राजाओं का दार्शनिक है। वह एक दार्शनिक होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे। इनकी पुस्तक है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस 1879। प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? जो प्रभुत्व की अवधारणा है यह ग्रामशी के द्वारा दी गई है। ग्रामशी ने प्रधान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रधान सिद्धांतों के अनुसार आधुनिक बजुआ समाज की दृढ़ता का प्रमुख स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उनकी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता में परिलक्षित होता है। इनकी पुस्तक है प्रिजनर नोटबुक 1929। सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांतों का इस्तेमाल किसने किया है? तो इनका नाम है रॉल्स और नॉर्जिक। रॉल्स और नॉर्जिक के द्वारा सामाजिक संविदा सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है। रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया। रॉल्स का न्याय संबंधी विचार दो मान्यताओं पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है तथा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हीनतम स्थिति में रहने वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिले। अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन कहता है कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के होते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और RA की सही व्याख्या भी करता है। जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य आम लोगों या जनता के समूह से है। इन आम लोगों से मिलकर परिवार का सृजन, परिवार से मिलकर ग्राम का सृजन और ग्राम से मिलकर राज्य का सृजन होता है। जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आते हैं कौन? सबसे पहले आते हैं मैकियावेली, फिर आते हैं हॉब्स, फिर रूसो और उसके बाद आते हैं मिल।
राजनीतिक विचारकों के सिद्धांत का सही क्रम होगा। मैकियावेली 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनके बाद आते हैं हॉल्स। हमने बी क्यों पढ़ा था, देखो ऊपर बी था ना। हॉल्स के द्वारा 7वीं शताब्दी के मध्य अपने सिद्धांत दिए गए थे। रूसो ने 18वीं शताब्दी के मध्य अपने विचार दिए हैं और मिल के द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य विचार दिए गए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो पहले में दिया गया है उग्र मानवतावाद। यह एम.एन. रॉय से संबंधित है। उग्र मानवतावाद। राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु, यह लासलेट के द्वारा कहा गया है। राजनीतिक सिद्धांतों का हाश, यह ईस्टर्न के द्वारा बताया गया है। और आधिकारिकता सिद्धांत, यह नाजिक के द्वारा बताया गया है। उग्र मानवतावाद एम.एन. रॉय का है। राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु, यह लासलेट के द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजनीतिक सिद्धांतों का हाश, यह ईस्टर्न ने कहा है। और अधिकारिता सिद्धांत नॉर्जिक के द्वारा इसकी बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जाति उन्मूलन अंबेडकर जी से संबंधित है। चतुर्तर्क, यह हीगल के द्वारा दिया गए थे। मानवीय चक्र अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और हिंद स्वराज का प्रतिपादन किया था गांधी जी ने। जाति उन्मूलन अंबेडकर जी से संबंधित है। चतुर्तर्क हीगल के द्वारा दिए गए हैं। मानवीय चक्र अरविंदर ने दिए हैं और हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताने हैं। पहला कथन कहता है कि अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ है, तो ये भी सही हो जाएंगे। दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिजन पर विचार करते हुए विचारक अभिजनों को एक ऐसा संगठित अल्पसंख्यक शासक वर्ग मानते हैं जो असंगठित प्रजा वर्ग पर अपनी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करता है। प्रजातांत्रिक राजनीतिक विचार व्यक्तियों की मूलभूत समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है, लेकिन अभिजन वर्ग की अवधारणा व्यक्तियों की असमानता पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधि होती है? तो राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधि होती हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक मापदंड के आधार पर। समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और जैविक व्यवस्थाओं से होता है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है एडवर्ड साल्ज के द्वारा। एडवर्ड साल्ज ने राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है। तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना राज्य और सरकार से संबंधित है। निम्न की संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य में निहित हैं। ये हो जाएंगी अमेरिका की और स्विट्ज़रलैंड की। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका ब्रिटिश संसद से भिन्न है। अमेरिका में कांग्रेस की शक्तियों की प्रथम श्रेणी जो सीमा है उसकी संघात्मक व्यवस्था के कारण है। संविधान द्वारा केंद्रीय शासन और इकाइयों की सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? विधि का शासन मतलब क्या हो जाएगा? सीमित सरकार। विधि के शासन के 3 अर्थ होते हैं। पहला, कोई ही व्यक्ति कानून से परे नहीं है। दूसरा, बिना अपराध के दंड नहीं दिया जा सकता। और संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों दल का अगुवाई बताई गई हैं? तो ये ब्रिटिश लेबर पार्टी को बताया गया है। ब्रिटिश लेबर पार्टी को विश्व की समाजवादी पार्टी का अगुवा बताया गया है। ब्रिटेन
में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। कथन कहता है कि यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समाज या समझाती है तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज का निरंतर समर्थन मिलता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक संस्कृति में विश्वास का वातावरण होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। समाजीकरण उस शैक्षणिक प्रक्रिया की ओर निर्देश करता है जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानक और व्यवहारों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संप्रेषित किया जाता है। यह उस समय आरंभ होता है जब एक बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। आलमंड का संबंध है, यह राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं से संबंधित हैं। ईस्टर्न का संबंध है, समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन। लूसेंट पाई का संबंध है, यह समानता, क्षमता एवं विशिष्टीकरण से संबंधित हैं। और हिक्टन का संबंध है संस्थाओं का पतन, विघटन और विकास से। एलमंड का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं से। ईस्टर्न का संबंध है समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन से। लूसेंट पाई का संबंध है समानता, क्षमता एवं विशिष्टीकरण से। और हिक्टन का संबंध है संस्थानों का पतन, विघटन और विकास से। फ्रांस, इसमें 2 प्रकार के न्याय हैं। UK, इसमें सर्वसत्ताधारी संसद होती है। और जो USA है वहाँ पे पाई जाती है न्यायिक समीक्षा, और भारत में पाई जाती है विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, क्रियाविधि। देखो फ्रांस में क्या है, 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं फ्रांस में। UK में है सर्वसत्ताधारी संसद होती है। USA में होता है न्यायिक समीक्षा, और भारत में होती है विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि। नीचे दिए गए हैं कूट, इसकी सहायता से जो निम्नलिखित संकल्पनाएं दी गई हैं इनका क्रम हमें कार्ल ड्यूश के द्वारा जो प्रयुक्त संकल्पनात्मक ढांचा है उसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है उसकी व्यवस्था बतानी है। सबसे पहले आता है लोड, उसके बाद आता है पीछे करना अर्थात लेग, फिर प्रत्युत्पन्नता गेन आती है, और फिर फोर्थ आता है लीड अर्थात उग्रगमिता। कार्ल ड्यूस द्वारा प्रयुक्त संकल्पनाएं ढांचे में संकल्पनाओं का सही क्रम है लोड, लेग, गेन और लीड। भार, पीछे रहना, प्रत्युत्पन्नता और अग्रगमिता। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए होता है, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या भी करता है। जनहित अभियोग के आधार पर न्यायालय ऐसे सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें राज्य के कार्य से ऐसे निर्धन और असहाय व्यक्ति पीड़ित हुए हैं जो स्वयं न्यायालय की शरण लेने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका प्रकाशन 2002 में किया गया था। इसका पूरा शीर्षक था इग्नाइटेड माइंड्स अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया। संविधान के 93वां संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका संबंध था शैक्षणिक संस्थानों में OBC का आरक्षण से। भारतीय संविधान का 93वां संशोधन 2005 में राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है KR नारायण। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण हैं।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां 2 प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र का परंतु कार्यपालिका का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से कौन सा यूपीए में उसकी स्थापना के समय सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये है तेलुगु देशम। यूपीए की स्थापना के समय उसमें शामिल नहीं किया गया था। यूपीए में उसकी स्थापना के समय तेलुगु देशम सम्मिलित नहीं हुआ था। यूपीए सरकार का निर्माण विभिन्न दलों की आपस में सहमति के आधार पर हुआ है, इसलिए यह गठबंधन सरकार थी जिसमें कांग्रेस, द्रमुक इत्यादि दल शामिल थे। तेलुगु देशम एनडीए में सम्मिलित थी, परंतु 2018 में उससे अलग हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये हो जाएंगे एच.डी. देवेगौड़ा। ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे। एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे। एच.डी. देवेगौड़ा और नरसिम्हा राव बिना किसी संसद सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री हुए थे और बाद में देवेगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता ली थी और नरसिम्हा राव ने लोकसभा का चुनाव जीता था। कथन और कारण बताने हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समतावादी समाज सृजित करना है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, व्यक्तियों में दूसरों पर आधिपत्य रखने की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन R.A. की सही व्याख्या नहीं करता। मौलिक अधिकार व्यक्तियों की विश्वास के लिए आवश्यक होता है और यह एक समतावादी समाज में ही व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। व्यक्ति में दूसरे पर आधिपत्य रखने की प्रवृत्ति अंतर्जात होती है, इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है ताकि कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण न करें। निम्नलिखित में से सही कार्यक्रम बताना है। सबसे पहले आते हैं गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत आया था कब? 1932 में। फिर गांधी जी द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 में। और फिर जो सुभाष चंद्र हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। फिर सांप्रदायिक पंचायत 1932 में आया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में और सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। नीचे दिए गए हैं कुछ कूट, उसको सही कालक्रम में स्थापित करना है। सबसे पहले आता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। जो ज्ञान आयोग है 2005 में आया था। सरकारिया आयोग ये 1983 में आया था 83 में। और जो संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया था ये बना था 2000 में। तो इसका सही क्रम होगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, सरकारिया आयोग 1983, संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 और ज्ञान आयोग 2005। नीचे दी गई सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलानी है। पहले अनुच्छेद दिया गया है 148। ये राज्य में जो महानिर्देशक होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनके बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 280 यह वित्त आयोग के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 315 और जो हमारी सिविल सेवाएं होती हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग, उनके बारे में बात करता है 315। और 324 यह निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 315 यह संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बोलता है। और 324 यह भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिलाधीश का प्रकार नहीं होता? तो जिलाधीश के प्रकार के अंतर्गत आते हैं तकापे ऋण की वसूली करता है, ऋण अभिलेखों का अनुरक्षण करता है, न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई नहीं कर सकता लेकिन राजस्व की वसूली कर सकता है। जिला न्यायाधीश के प्रकार में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे, जैसे कि तकाबी ऋणों की वसूली करना, भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण करना, राजस्व की वसूली करना। न्यायाधीश जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस पद पर रहते हुए उसे जिले की शक्ति एवं सुव्यवस्था के लिए कई दायित्वों का निर्वाह करना होता है। किस राज्य ने
1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज्य को क्रियान्वित किया है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा पंचायती राज्य को क्रियान्वित किया गया था। सन 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज को क्रियान्वित किया गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। प्राक्कलन समिति का संबंध है, यह व्यय के जो किफ़ायती होते हैं उन पर सुझाव देता है। लोक लेखा समिति, यह विनियोजित लेखा की परीक्षा करता है। अधीनस्थ विधायन, जो अधीनस्थ विधायन है, यह विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा करता है। और जो सामाजिक उपक्रम है, इससे संबंधित समिति सामाजिक क्षेत्र में, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वहाँ के उपागम में कार्यकरण की समीक्षा करता है। प्राक्कलन समिति व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देता है। लोक लेखा समिति, यह विनियोजित लेखा की परीक्षा करता है। अधीनस्थ विधायन, यह विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा करता है। सार्वजनिक उपागम में संबंधित समिति बताइए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपागम के कार्यकरण की समीक्षा करता है। नीचे दिए गए हैं कुछ प्रकार, वो बताने हैं। तो समय समय पर राष्ट्रीय योजना के पालन की समीक्षा करना, सामाजिक आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आयु जो उपाय हैं उनकी सिफारिश करना। ये सब कौन करते हैं? ये सब करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य इस प्रकार होंगे। समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं की पालन की समीक्षा करना, सामाजिक आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न पहला है, नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गमन पहली पहल किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मिनरो बुक सम्मेलन से। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहल मुनरो बुक्स सम्मेलन से है। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन ने समृद्ध किया है। नेक्स्ट आते हैं निर्देश और दिए गए हैं, उससे हमें अभिकथन और कारण बताने हैं। पहला कहता है लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है, सही हो जाएगा। दूसरा, लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है, तो ये भी सही हो जाएंगे, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है। लोक प्रशासन का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। सन 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा प्रशासन के अध्ययन पर एक निबंध लिखा गया था। कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए, पहला सही है। दूसरा, योग्य लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानने की ज़रूरत है, ये भी सही हो जाएगा। और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। पदोन्नति हेतु योग्यता को मापदंड बनाना चाहिए, इसका अभिप्राय यह है कि पदोन्नति की आकांक्षा रखने वाले सभी उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करते हुए इसके आधार पर उनकी पद वृद्धि करना। उनका उद्देश्य कार्यकुशल एवं परिश्रमी व्यक्तियों को पदोन्नति से पुरस्कृत करना है। इस प्रकार अन्य कर्मचारियों को कार्य कुशलता के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है। निम्न आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर गौर करें। पहला दिया गया है शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, फिर सामाजिक आवश्यकताएं देखना है, उसके बाद आदर की आवश्यकता होगी, फिर होगा क्या, स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता। मास्लो की निम्न आवश्यकताओं का पदक्रम इस प्रकार होगा। पहला शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता, चौथा आदर की आवश्यकता और पांचवा होगा स्वप्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता। निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में कौन सा जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है? तो ये हो जाएगा भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण।
भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। भर्ती का सीधा साधा अर्थ है विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना। सामान्यतः भर्ती शब्द नियुक्ति शब्द के समानार्थी रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। मैकाले ने निम्नलिखित प्रशिक्षणों में से किसका समर्थन किया है? तो लिखित प्रशिक्षण नहीं किया, शिक्षा अनुभव का मूल्यांकन और निष्पादन का प्रदर्शन उपयुक्त में से किसी का भी समर्थन नहीं किया है। मैकाले ने उपयुक्त प्रशिक्षणों में से किसी का भी समर्थन नहीं किया है। लोक कर्मचारियों को उस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रशिक्षित प्राप्त करना होता है जिसके लिए उनकी भर्ती की गई है। उसे कार्य की विधि एवं प्रवीणता के संबंध में परिचय कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता? तो जो हमारी दल प्रणाली है यह राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं होती। नेतृत्व, राष्ट्रीय संसाधन और राष्ट्रीय चरित्र इसकी शक्तियाँ होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में शामिल होते हैं नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में सार्क का सदस्य बना है? तो ये अफगानिस्तान बना था। अफगानिस्तान को 2008 में सार्क का देश बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 7 से 8 दिसंबर को दक्षिण एशिया के 7 देशों का सम्मेलन हुआ जिसमें सार्क की स्थापना हुई। इसमें सम्मिलित देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन 2017 में हुआ नई दिल्ली में। अफगानिस्तान को इसमें सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा यूरोपियन प्रादेशिक आयोग नहीं होता। यूरोपियन आयोग है, यूरोपियन संसद है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य में शामिल हैं यूरोपियन आयोग, यूरोपियन संसद और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेस के लेखक कौन है? इनका नाम है हेनरी किसिंजर। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेस के लेखक हैं हेनरी किसिंजर। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेस 1969 के लेखक हेनरी किसिंजर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता, ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों आदि पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठित किया गया है? तो ये भारत के संविधान में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को राज्य को इस बात के लिए निर्देश करता है कि वह जन कल्याण के लिए कानून बनाते समय इन सिद्धांतों के आदर्शों को ध्यान में रखेगा। कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति के रूप में स्थिर है, तो ये भी सही हो जाएंगे। लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। भूमंडलीय शब्द आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुंजायमान है। यह शब्द व्यापार अवसरों की जीवंतता और उसके विस्तार का द्योतक है। 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। फिर आते हैं अभिकथन। विश्व की बदली हुई स्थिति में गुटनिरपेक्ष अपनी पारंपरिक रूप से प्रासंगिक नहीं है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारत को उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेशी मंत्रियों की बैठक में मिश्र ने अपील की थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। इसका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। NAM की स्थापना नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हवाना में नाम
शिखर सम्मेलन कब हुआ था? इसको 2006 में आयोजित किया गया था। आगरा में शिखर सम्मेलन हुआ था 2001 में। कारगिल संघर्ष हुआ था 1999 में और परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। हवाना में नाम शिखर सम्मेलन को 2006 में आयोजित किया गया था। आगरा शिखर सम्मेलन 2001 में हुआ था। कारगिल संघर्ष 1999 में हुआ था। परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। नेक्स्ट आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। भारतीय अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता ये 2007 में हुआ था। भारतीय संसद पर आतंकी हमला 2001 में हुआ था। वाजपेयी जी की बस कूटनीति ये 1999 में हुई थी और जो सार्क है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता 2007 में हुआ। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 2001 में हुआ। वाजपेयी की वश कूटनीति 1999 में आई थी और जो सार्क है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित स्थापित करना है। सबसे पहले विश्व युद्ध पहला होता है 1914 में, फिर संघ राष्ट्र का निर्माण होता है 1945 में और बांग्लादेश का जन्म 1971 में होता है और जो USSR है उसका विघटन होता है 1991 में। तब ये शीत युद्ध समाप्त हो गया था, है ना। तो सही घटनाक्रम होगा, पहले आता है विश्व युद्ध प्रथम जो कि 1914 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 को। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ और USSR का विघटन हुआ था 1991 में। इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दिसंबर 2008 का प्रश्न पत्र। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।